से देखिए आज हम लोग क्लास 12 का, ठीक है, चैप्टर 1 का, क्या चैप्टर 1 का, चैप्टर 1 था आपका हड़ ईंटे, मनके तथा अस्थियां, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो था वो पहले पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, शॉर्ट आंसर देखेंगे। जिसका देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, ठीक है, कैसे उल्लेख कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी, कैसे, ठीक है। इसको क्या करना है, उल्लेख करना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक शहरी सभ्यता थी, ठीक है। तो थी तो कैसे थी, ठीक है, इसके बारे में क्या करना है, हम लोग को जानना है। देखिए कैसे थे, तो इसका आंसर है, उत्तर जो है, सिंधु घाटी या आर्य पूर्व भारतीय सभ्यता की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख इतिहासकारों ने किया, ठीक है। इस सभ्यता की जब खुदाई हुई तो खुदाई से बहुत सारा साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ, ठीक है, और बहुत सारा जितना भी साक्ष्य प्राप्त हुआ उस साक्ष्य को सही तरीके से अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। तो जितने भी इतिहासकार थे वे सभी इतिहासकारों में बहुत सारा मतभेद देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि वहां से रिटेन बहुत सारा चीज कुछ मिला है, बहुत सारा साक्ष्य मिला, शिलालेख मिला, अभिलेख मिला, लेकिन उसे अभी तक सही तरीके से पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। जितना भी उस हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो कुछ भी लिखा गया, ठीक है, वो सब एक संदेह के आधार पर लिखा गया। जो साक्ष्य मिला, पुरातात्विक स्रोतें मिले थे, उसी स्रोतों के आधार पर सब अनुमानित करके लिखा गया कि इस वस्तु मिला, इसका इस प्रकार से यूज करते होंगे, है ना। चलिए, इसके उत्कृष्ट विशेषता नगर निर्माण योजना थी। हड़प्पा सभ्यता में जो नगर योजना था, नगर का जो बनावट था वो काफी अच्छे तरीके से था, ठीक है, जो बहुत हद तक आधुनिक नगर व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं से मिलती जुलती है। हमारे पास जितनी सुविधा थी वो सुविधा से भी अच्छी कहीं सुविधा और वहां पे देखने को मिलती थी, ठीक है। जैसे कि वहां के हम सड़क व्यवस्था को देख लें, स्नानागार को देख सकते हैं, नाली व्यवस्था देख सकते हैं, सड़क व्यवस्था देख सकते हैं, लोग अनाज को रखने के लिए अन्नागार का निर्माण किए थे। ये सारी व्यवस्था का अगर हम लोग सही तरीके से देखें या अध्ययन करें तो हमें ये पता चल जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के वासी किस तरीके से आधुनिक समय में भी, यानी आज जिस प्रकार की समय है उस समय से कई बेहतर जिंदगी वो जी रहे थे, ठीक है। इस सभ्यता के लोग मनोरंजन के शौकीन थे। अब मनोरंजन के शौकीन जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, अभी कुछ नहीं मनोरंजन तो लूडो खेलना शुरू कर देते हैं, फ्री फायर खेलना शुरू करते हैं, करते ही नहीं करते। तो उस समय लोग कैरम बोर्ड खेलते थे, ताशा खेलते थे, ठीक है, पासा जिसको बोलते हैं, और बहुत सारा मनोरंजन के खेल उनके पास था। हड़प्पा सभ्यता में लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रचलित थी, ठीक है। यह विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, ठीक है। विश्व में बहुत सारा सभ्यता का विकास हुआ। आप मेसोपोटामिक सभ्यता देख सकते हैं, चीन की सभ्यता देख सकते हैं, मिस्र की सभ्यता देख सकते हैं, बेबीलोन की सभ्यता देख सकते हैं। इसी तरीके से एक हड़प्पा सभ्यता भी था, ठीक है, लेकिन यह सभ्यता हमारा भारत की सभ्यता है। इस काल के लोग मातृशक्ति, ठीक है, प्रकृति, पशुपति, महादेव एवं लिंग पूजक थे। हड़प्पाई लोग शिल्प, ठीक है, आने वो क्या करते थे, ज्यादातर प्राकृतिक भगवान की वो पूजा कर, जैसे कि आप बोल सकते हैं प्रकृति की पूजा, जिसमें से बरगद और पीपल का पूजा बहुत ज्यादा होता था। शिवलिंग का भी अवशेष मिला जिसमें महादेव की लोग पूजा करते थे। इसके अलावे शिल्प, औजार, कला, मूर्तियां, रत्न आदि, ठीक है, बनाने में दक्ष थे। ये सारे चीजें भी क्या करते थे, वो निर्माण करते थे और बनाते थे, ठीक है। यह सभ्यता विश्व की महानतम सभ्यताओं में से एक है। चलिए, ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 2 की हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहनजोदड़ो के विशाल अन्नागार
सॉरी, स्नानागार, विशाल स्नानागार के विषय में आप क्या जानते हैं? वहां से क्या मिला? स्नानागार मिला था। जिस स्नानागार में प्रवेश करने के लिए, ठीक है, पूर्व और पश्चिम की ओर क्या बनाई गई थी? सीढ़ियां बनाई गई थी। और उस स्नानागार में उतरने के लिए, क्योंकि स्नानक जैसे आज हम लोग तालाब का स्ट्रक्चर लगभग सभी लोग देखे होंगे, तो तालाब में अगर पूरा उसका चारों तरफ से सिर्फ खड़ा खुदाई किया जाए तो क्या अचानक उसमें हम नीचे जा सकते हैं? क्या नहीं जा सकते हैं ना। तो उसमें प्रवेश करने के लिए, ताकि लोगों को उसमें जाने के लिए सहूलियत मिल सके, आसानी मिल सके, उस उद्देश्य से पूर्व और पश्चिम की ओर क्या बनाया गया था? सीढ़ियां बनाई गई थी। ठीक है, साथ ही साथ जो स्नानागार बनाया गया था, उस स्नानागार का निचला जो फर्श होता था ना, उस फर्श को भी, ठीक है, पक्के ईंटों से बनाया गया था। ऐसा इसलिए बनाया गया था ताकि वो बहुत सा किसी अनुष्ठानिक कार्यक्रम किया जाता था, तो उस कार्यक्रम करने के समय लोग क्या करते थे कि वहां पे जाते थे, ठीक है, काफी ज्यादा मात्रा में लोग जाते थे, और उन जाने से क्या होता कि पानी बहुत ज्यादा गंदा हो जाता था, जिसके कारण फर्श को क्या गया था? ढलाई किया गया था। इतना ही नहीं, बल्कि वहां के स्नानागार से यह भी सीख मिलता है हमें कि उस स्नानागार के बगल में कुआं होता था। स्नानागार से पानी निकासी की भी व्यवस्था बनाई गई थी, और समय समय पर उसमें पानी भी चेंज किया जाता था। ठीक है, देखिए क्या है इसमें थोड़ा सा। मोहनजोदड़ो अपने विशाल स्नानागार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता जो शहरी सभ्यता क्यों थी, ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए क्या है। इस विशाल स्नानागार का प्रयोग सार्वजनिक होता था। सार्वजनिक मतलब कि जब वो किसी प्रकार से यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे, तब इसका वो प्रयोग करते थे। ठीक है, इसके अलावे प्रत्येक व्यक्ति के घरों में भी स्नानागार हुआ करता था। ठीक है, इस स्नानागार की लंबाई एवं चौड़ाई, ठीक है, क्रमशः 180 एवं 180 फुट, ठीक है, इसका लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होता था। इसमें स्नान कुंड आंगन के मध्य में स्थित था, जो लगभग 40 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा एवं 8 फुट गहरा, ठीक है, होता था। जैसे लंबाई, चौड़ाई और गहराई होता था। ठीक है, इस कुंड के चारों ओर बरामदे, कमरे, रास्ते एवं नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। ठीक है, इसके तीन और कमरे बने हुए थे। क्या था कि जो स्नानागार बना उसका तीन और क्या बनाया गया था? कमरा बनाया हुआ था। ठीक है, एक बड़ा कुआं था जिससे जलाशय में पानी जाता था। ठीक है, जाता होगा, जाता था। तो क्या था कि जब वो जलाशय या स्नानागार का पानी जब खराब हो जाता था या गंदा हो जाता था, तो उससे क्या करते थे कि नाली की व्यवस्था की गई थी, जल निकलने की व्यवस्था की गई थी। उससे जल क्या कहता कि वो स्नानागार से प्रवाहित करके बाहर कर दिया जाता था, और जब वो बाहर हो जाता था तो बाहर निकल करके चला जाता था, है ना। फिर उस कुआं के माध्यम से अच्छे तरीके से उसमें क्या करते थे? लोग भरने का काम करते थे। ठीक है, इसके उत्तर में एक गली को दूसरी ओर छोटी संरचना के 8 स्नानागार बने हुए हैं। स्नान कुंड का पानी निकलने के लिए एक नाली थी। ठीक है, एक नाली थी, जिस नाली की सहायता से उस स्नानागार से, उस अग्नि को क्या बोलते हैं, स्नान कुंड से पानी क्या था? बाहर निकल सके। संभवतः यह स्नान कुंड सार्वजनिक स्नानागार था। ठीक है, जब किसी प्रकार यज्ञ होता था, अनुष्ठान होता था, किसी पर्सनल एक व्यक्ति का नहीं था। ठीक है, सार्वजनिक लोग वहां उसका क्या करते थे? यूज करते थे। ठीक है, इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों के समय किया जाता था। इसकी वास्तुकला आज भी वास्तुकारों के लिए आश्चर्य का विषय बना है। ठीक है, जिसका जो वास्तुकला था, ठीक है, वो इतना खूबसूरत, इतना डिजाइनिंग तरीके से बनाया गया था। ठीक है, जो आज भी जो अलग अलग विद्वान हैं, ठीक है, अलग अलग इतिहासकार हैं, उनके लिए आश्चर्यचकित की बात ये बन जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक मिनट।
हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों पर प्रकाश डालिए। हड़प्पा सभ्यता क्या हो गया, इसका पतन हो गया, ये समाप्त हो गया। तो पतन के कौन कौन से कारण थे, क्यों हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ? पतन मतलब क्या हुआ, विलय हो जाना, समाप्त हो जाना। ठीक है, तो क्या हड़प्पा सभ्यता का पतन का कोई एक कारण था? नहीं, बल्कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं थे, बल्कि हजारों कारण उत्तरदायी माने जा सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन माने जा सकते हैं, कैसे माने जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, इसके आंसर में क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। इसके ठीक है, उसके अंत होने के कई कारणों का अनुमान लगाया गया है। यानी हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया, हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, पतन के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं था, बल्कि उसके पतन के लिए हजारों कारण, हजार तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 2, 4, 5 कारण को उत्तरदायी माना जा सकता है। जैसे बाढ़ मान सकते हैं, ज्वालामुखी परिवर्तन विस्फोट बोल सकते हैं, जलवायु परिवर्तन बोल सकते हैं, आक्रमणकारियों का आक्रमण बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा कारण उसका माना जा सकता है। चलिए देखिए, पहला पॉइंट में क्या है कि हड़प्पा के पतन का मुख्य कारण प्राकृतिक प्रकोप था, प्राकृतिक, नेचुरल। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक प्रकोप था तो क्या था, पहला क्या हो गया, बाढ़ आ गया। ठीक है, अब बाढ़ आने का रीजन क्या था, देखिए हड़प्पा सभ्यता पतन कैसे हुआ, नदी घाटी के किनारे लोग रह रहे हैं, बसे हुए हैं। जैसे कि ये हमारा मान लीजिए नदी गया हुआ है, यहां पर हम लोग तंबू बना करके, घर बना करके रह रहे हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में अचानक क्या हुआ, रात में जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो जलस्तर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हम लोग उसी धारा में बह जाएंगे, नहीं बह जाएंगे, हमारा घर बन जाएगा, हम जिस तंबू को बना करके वहां पे रह रहे वो भी बह करके चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरी बात कि उस समय हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मौसम के बारे में कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं थी कि क्या उनका मौसम था। ठीक है, जैसे आज क्या होता है कि समय के अकॉर्डिंग जलवायु परिवर्तन होता है, तो जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन होता है, मौसम परिवर्तन होता है, हम लोग अपने आप को परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी ठंड का मौसम है तो हम लोग स्वेटर जैकेट जो है पहनकर चलते हैं, इसके बाद आ जाएगा गर्मी के मौसम, तो उस समय हम लोग अपना सुविधा के अनुसार काम करेंगे, फिर आएगा बारिश का मौसम। तो जैसे जैसे मौसम परिवर्तन होता है वैसे वैसे हम लोग अपने आप में परिवर्तन करते नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्या माना गया, बाढ़, दूसरा क्या माना गया, भूकंप, तीसरा क्या माना गया, ठीक है, महामारी, अचानक जैसे कोविड-19 आया था, वो भी एक महामारी था। ठीक है, तो उस महामारी से आने से अगर उस समय क्या था कि अंग्रेजी दवाइयां नहीं थी, तो लोग धीरे धीरे उनकी ज्यादा संख्या में मौत होने लगी। ठीक है, आदि को माना जाता है। परंतु इस सभ्यता के 7 स्तरों के आधार पर, ठीक है, यह कहा जा सकता है कि इस युग के नगर कई बार बिगड़े और बने, यानी कई बार हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, कई बार स्थिति खराब हो गई, पुनः फिर शहर के रूप में क्या किया गया, बसाया गया। लेकिन एक बार इतना खराब हो गया जिसको फिर से बनाना असंभव होने लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या है, कालांतर में जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा के बंजर या ऊसर होने, ठीक है, परिवर्तन के कारण हड़प्पा के बंजर या ऊसर होने की संभावना व्यक्त की, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग, ठीक है, नदी घाटी के किनारे रहते थे। कहां रहते थे, नदी घाटी के किनारे रहते थे। और जब वो नदी घाटी किनारे रहते थे ना, तो होता क्या था, ध्यान दीजिए, नदियों का जब बारिश के मौसम में, बरसात के मौसम में जलस्तर काफी दूर तक फैल जाता था। ठीक है, और जब जलस्तर फैलता था तो अलग अलग दिशाओं से वो जब पानी बह करके आता था ना, तो उसकी बहुत सारा कुछ कुछ कण होता था, जो कण ऊपर में छोड़ देता था। ठीक है, जब जल का स्तर धीरे धीरे जब कम होता चला जाता था, तो जो धूल कण उधर से बह करके आता था ना, उस जमीन पर क्या पाट देता था, जमीन पर छोड़ देता था। देखिएगा बारिश में जब नदियों में जब बाढ़ आएगा ना, तो नदी का पानी बहुत ज्यादा गंदा होता है। उस गंदा पानी को आप छान करके देखिएगा तो बहुत ज्यादा कण होते हैं उसमें। जब जल का स्तर बहुत ज्यादा शांत हो जाता है तो उस कण को वहीं पे क्या होता है, छोड़ दिया जाता है। ठीक है, कहीं कहीं देखे होंगे बालू में, किसी क्षेत्र में नदियों में जहां रेत निकलता है, बालू निकलता है, बालू वहां से खाली कर दीजिए धीरे धीरे खुदाई करके या फिर ले जा करके, अचानक क्या होगा, जब बारिश आएगा, बहुत तेजी से बाढ़ आएगा, तो वहां फिर बालू का कण क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या था कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए उपजाऊ का प्रमुख साधन था वो,
जिससे वो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करते थे, अनाज का उत्पादन करते थे। ठीक है, इतना उर्वरक का प्रयोग नहीं करते थे, खाद का प्रयोग नहीं करते थे वो। ठीक है, जिससे यह सभ्यता समाप्त हो गई। तीसरा पॉइंट क्या है कि इस बात के भी प्रमाण है कि हड़प्पा सभ्यता पर विदेशी बर्बर जातियों के आक्रमण हुए। इसमें आर्यों का भी आक्रमण हुआ था। ठीक है, यह आक्रमण हड़प्पा के पतन के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर, मोहनजोदड़ो के खंडहरों में बहुत भारी संख्या में अस्थिपंजर मतलब लोगों की बॉडी, ठीक है, उनकी हड्डियां, स्त्रियों के कंकाल, बालक बालिकाओं के कंकाल कमरों, ठीक है, सीढ़ियों तथा गलियों बिखरे पड़े थे। नेक्स्ट 4 नंबर, इतिहासकारों ने यह भी व्यक्त किया कि अंततः यह सभ्यता आर्यों जैसी सूर एवं बलशाली जाति की निरंतर तथा सुनियोजित आक्रमण के कारण विनिष्ट, ठीक है, हो गई। क्लियर है, पतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली की विशेषताएं क्या थी। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी की जो विशेषता थी वो किस प्रकार थी, कैसे वहां के नगरों से जल को निकाला जाता था। ठीक है, वो क्या क्या उनकी क्या विशेषताएं थी, ध्यान दीजिएगा। मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की एक और प्रमुख विशेषता यहां की प्रभावशाली जल निकास प्रणाली थी। ठीक है, यहां के अधिकांश भवनों में निजी कुएं, ध्यान दीजिएगा, निजी कुएं व स्नानागार होते थे। एक स्नानागार तुम लोग देखिए शहर से बाहर होता था, लेकिन दूसरा स्नानागार क्या होता था कि प्रत्येक के घरों में होता था, जिसको लोग निजी स्नानागार बोल सकते हैं। जैसे हम लोग क्या पहले ये भी बोल सकते हैं हौदा, आज उसी का जगह क्या ले लिया, टंकी। आज हम लोग क्या करते हैं, टंकी में सुबह पानी हम लोग भर देते हैं मोटर के माध्यम सहायता से, और वही पानी हमारा क्या चलते रहता है, पूरा दिनचर्या में यूज करते हैं हम लोग। तो उस समय क्या था कि टंकी नहीं था, प्रत्येक हौदा अगर देखे होंगे तो हौदा पता होगा, सायरा जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, आज बड़े बड़े देखिएगा लाइन होटल में जो बाहर में बनाया हुआ उसमें पानी भरा होता है, जो उसमें प्रत्येक दिनचर्या ग्रुप में उसको लोग यूज करते हैं। भवन के कमरों, रसोई, स्नानागार, शौचालय आदि सभी का पानी भवन की छोटी नालियों से निकलकर गली की नाली में आता था। ठीक है, घर के यहाँ क्या, जैसे यहाँ पे हमारा घर बना हुआ है, यहाँ पे सड़क है ना, तो यहां से क्या, यहाँ जो मेरा किचन होगा, वॉशरूम, जो कुछ भी होगा, वहां से पानी निकलता था तो छोटी नाली के माध्यम से कहां मिलता था, इस सड़क के किनारे। ये सड़क हमारा हुआ ना, ठीक है, इस सड़क के दोनों ओर क्या बनाया गया था, नाली बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था, नाली बनाया जाता था, और इसी नाली से क्या होता था कि पानी निकल करके बाहर की ओर प्रवाहित हो जाता था। ठीक है, गली की नाली को मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नालियों से जोड़ा गया था। गली की जो नाली होता सड़क किनारे बनाया जाता था, और उसके ऊपर क्या था, पक्का बनाया था। कभी कभी यह भी उल्लेख मिला है कि उसके ऊपर स्लेब डाला जाता था। स्लेब इसलिए डाला जाता था ताकि क्या हो सके कि उसमें कूड़ा करकट ना चला जाए। ठीक है, बीच बीच में स्लेब को खाली भी छोड़ा जाता था। खाली इसलिए छोड़ा जाता था कि अगर वो चला जाता है कूड़ा करकट तो उसको साफ करने के लिए। ठीक है, मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी नालियों को पत्थर अथवा शिलाओं द्वारा ढक दिया जाता था। नालियों की सफाई एवं कूड़ा करकट को निकालने के लिए बीच बीच में, ठीक है, नर या मोखे, जिसको मेन हॉल बोला जाता था, ठीक है, बनाए गए थे। नालियों की इस प्रकार की अद्भुत विशेषता किसी अन्य समकालीन नगर में देखने को नहीं मिली। जितनी विशेषता, जितनी सुविधाएं हमारी हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिला, वो किसी अन्य सभ्यता में देखने को नहीं मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये चांसेस है कि हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन जो क्वेश्चन है इस बार एग्जाम में आने का ज्यादा चांस बन रहा है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या है इसके आंसर। सिंधु घाटी के लोग नगरों में रहते थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता ही कहा जाता था। वे नगर नियोजन में बड़े कुशल थे।
उन्हें, ठीक है, उन्होंने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रोपड़ जैसे अनेक नगरों का निर्माण किया। उनके नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित विशेषताएं मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। पहला क्या है? हड़प्पा संस्कृति के नगर एक विशेष योजना के अनुसार बनाए गए थे। इन लोगों ने 90 डिग्री के कोण पर, ठीक है, काटती हुई सड़कों व गलियों का निर्माण किया था। ध्यान दीजिएगा, सड़क जो हमेशा क्या करता था, 90 डिग्री का समकोण बनता था। कहीं भी आप देखे होंगे कि इस तरह से जा रहा है सड़क, अचानक इस तरह टर्न कहीं मिल रहा है क्या? हमेशा सड़क जो है वो टर्न के पास इस तरह, इधर से आ रहा है, अगर इधर से इस तरीके से टर्न लेता है, ठीक है। अचानक कभी जा रहा है ऐसे ऐसे टर्न लिया है क्या? नहीं ले सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? उनकी जल निकासी की व्यवस्था भी सुनियोजित थी, ठीक है। शहर से जो जल निकलता था उसके लिए भी सुनियोजित व्यवस्था की गई थी। नालियां बड़ी सरलता से साफ हो सकती थी। नालियों को साफ करने के लिए बहुत सरल तरीका अपनाया गया था। चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सॉरी, पॉइंट 3 क्या है? मोहनजोदड़ो से विशाल व सुनियोजित स्नानागार व अन्नागार के साक्ष्य मिले। अन्नागार क्या होता था? तो प्रत्येक लोग जब घर बनाते थे तो घर बनाने के लिए क्या, अन्नागार की लोग व्यवस्था किए थे, जिसमें अनाज को रखा जा सके। और अनाज को इसलिए अन्नागार की व्यवस्था की गई थी ताकि अनाज को सुरक्षित रखा जा सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में लोग कल देखेंगे क्या, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न।